हेलो बच्चों, कल अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसकी 2-3 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन उन्हीं एप्लीकेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपनी जो नई हेडिंग रहेगी वो रहेगी समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। कल भी अपन ने एक समरूप आवेशित तार के बारे में पढ़ा था, पर वो आपका तार क्षैतिज रखा हुआ था। आज भी अपन समरूप आवेशित तार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका तार कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा। कैसा रहेगा? ऊर्ध्वाधर रहेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उसका डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना जरा। एक एल लंबाई का आपने क्या ले लिया, तार ले लिया, जिसके ऊपर इसकी लंबाई आपने कितनी मान ली एल, इसके ऊपर जो आपने चार्ज माना है वो कितना मान लिया क्यू, और इसकी जो रेखीय आवेश घनत्व वो कितना मान लिया लैम्डा। इसके कारण हमें कहीं भी एक बिंदु P ले लिया, सममित रूप से नहीं लेंगे अपन ये बिंदु। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अगर सममित रूप से कर लेंगे तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है पेपर में आपको, अच्छा पेपर जब बनता है तब सममित रूप से आपको बिंदु नहीं दे, तो अपन भी वही केस लेके चलते हैं कि सममित रूप से अपन ने बिंदु नहीं लिया। और ये जो बिंदु है वो आपका कितनी दूरी पे माना है आपने, डी दूरी पे माना है। कितनी दूरी पे माना है? डी दूरी पे। इसके ऊपर वाले पॉइंट को आपने इससे मिलाया, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल है θ1। कितना है? θ1। सेम टाइम आपने इस नीचे वाले बिंदु को भी इससे मिलाया, और ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है यह है आपका θ2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब ये अगर एक बिंदु आवेश होता तो हम विद्युत क्षेत्र का कौन सा फॉर्मूला लगा देते बेटा, KQ/R²। लेकिन यह बिंदु आवेश नहीं है, तो क्या KQ/R² फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा सर। और अगर नहीं लगेगा तो हमें क्या करना है? अगर KQ/R² फॉर्मूला आपका नहीं लगा तो हमें क्या करना है, इसको अल्पांश में विभक्त करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक स्मॉल l दूरी पे एक dl लंबाई का अल्पांश आपने काट लिया। ठीक है, जिसके ऊपर आपका चार्ज कितना है, इसके ऊपर आपका चार्ज है dq। ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये अल्पांश, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया फाई है। कितना है? फाई है। और तो ये वाला जो एंगल है ये फिर कितना होगा, बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटा कितना, डी फाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अपन ने सीधी सीधी बातें करी। अभी तो इसका क्या बनाया है, केवल और केवल डायग्राम बनाया है हमने। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या देखेंगे कि इस अनंत लंबाई के तार के कारण इस जो dq आवेश है ये कौन सा है, धनात्मक। और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, दूर की तरफ। तो ये dq आवेश है तो इसके कारण एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र आया de। ये एंगल फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई। अब इसके कंपोनेंट अगर डिजोल्व करेंगे तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, de कोस फाई। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, de साइन फाई। अब देखो de जो कोस फाई है वो इस सीट वायर के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको एक और नाम दे दिया E परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, E परपेंडिकुलर भी अपन इसको कह सकते हैं। इधर जो नेट आएगा वो कितना आएगा, E परपेंडिकुलर। और इधर जो नेट आएगा वो फिर कितना आएगा, E पैरेलल। तो इधर का मैंने जो जस्ट था इसे क्या नाम दिया, E पर नेट है ये, और ये भी कुल है। तो इधर क्या आएगा, E
पैरेलल। अब हमें इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन में इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ये आर डिस्टेंस होगी, कितनी है, आर। तो ये कितनी हो गई, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके बेटा, अब इसके आगे जब इसको प्रोसीड करेंगे तो हम देखो, हमें पता है क्या कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। ये अपन ने पहले भी बात कर रखी है इसकी बहुत अच्छे से। ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर अगर पुट करते हैं तो आपकी जो डी ई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत बेटा नहीं है सर। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपका एल भी वेरिएबल है और आपका आर भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से हटाना पड़ेगा। तो हम किसका यूज करते हैं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस टाइप से, ऐसा ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसका ये वाला जो एंगल है वो कितना है, फाई है। ये वाली जो डिस्टेंस आपकी वो डी है और ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल एल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर इससे अपन बात करें तो हमें किस किस, और ये वाली आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। हमें किस किस को हटाना है, आर और एल को किसकी टर्म्स में लेके आना है, डी और फाई। डी और फाई क्यों सर, क्योंकि डी हमें गिवन होगा बेटा, वो देगा कितनी डिस्टेंस पे आपका पॉइंट है, और जो फाई है वो क्या है, आपका एंगल है। ओके सर, आगे बात करते हैं। इसी के अंदर ही तो आपको इंटीग्रेशन करना है क्योंकि थीटा 2 से थीटा 1 आपको लिमिट दे रखी है। अब देखते हैं, बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमें अगर आर को हटाना है तो हमें किस किस में रिलेशन चाहिए, आधार और कर्ण में। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, कोस थीटा। तो कोस फाई इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू डी अपॉन कोस फाई, और डी अपो कोस फाई को नीचे जो कोस फाई आ रहा है उसको क्या लिख सकते हैं, डी सेक फाई। ओके बेटा, इसी टाइप से अगर हमें एल और इसमें रिलेशन चाहिए तो कौन देगा, टेन थीटा। अगर हमें टेन फाई ये रिलेशन दे देता है तो टेन फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या आएगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। तो आधार बटे लंब के, सॉरी, तो आधार कितना है, डी, और लंब कितना है आपका, एल। तो यहां से आपकी लंब बटे, सॉरी, टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, एल, आधार कितना है, डी। तो यहां से आपका एल की वैल्यू क्या आ गई, डी टेन फाई। हमें एल की वैल्यू नहीं चाहिए सर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एल की। और अगर आपको डी एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो अगर इसको फाई के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट कर दिया तो डी एल अपॉन डी फाई, टेन फाई का जो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर फाई। ओके, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अपन ने एक बार 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ। हाँ भाई,
आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से dl की वैल्यू आ गई, ये अपन dl और r की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपका d का एक रिलेशन आएगा, ध्यान से देखना कि लैम्डा dl की जगह आप क्या रखोगे, d सेक स्क्वायर फाई d फाई, और r की जगह क्या रखोगे, d सेक फाई, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, d से d सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से d की जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, k लैम्डा अपॉन d इंटू में d फाई। ये हमें किसकी वैल्यू आ गई, d की, हमें ये वैल्यू चाहिए थी। अब अगर ये वैल्यू आप इसके अंदर रख दोगे, अगर आपको क्या निकालना है, पैरेलल कंपोनेंट निकालना है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए अपन क्या करेंगे, किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी ई कोस फाई का। अगर सभी डी ई कोस फाई जुड़ जाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। यस सर। लिमिट बताओ बेटा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखो ये आपने रेफरेंस मान रखा है, इसे ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक, तो नीचे कौन सा एंगल है, θ2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -θ2 से +θ1 तक। ओके, नीचे वाला आपका नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला एंगल आपने θ1 है तो नीचे वाला -θ2 से कहाँ तक जाएगी, θ1 तक। अब अपन वैल्यू पुट करते चलेंगे इसके अंदर, किसकी वैल्यू रखेंगे, DE की, और DE की वैल्यू आपकी क्या आई है, -θ2 से θ1 के लैम्डा अपॉन d कोस फाई इंटू डी फाई, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन डी कॉन्स्टेंट है, कोस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन फाई, हाँ या ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। ओके बेटा, अगर इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन डी, ऊपर वाली लिमिट साइन θ1 माइनस साइन माइनस के θ2। ओके, हमें पता है साइन के अंदर जो माइनस होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, तो ये आपका किसका कंपोनेंट आ गया बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेपर में इतना कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, तो इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मुझे तू रट ले, MTR। ये आपका कौन सा कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर। अगर हमें पैरेलल कंपोनेंट निकालना हो तो सेम फिनोमिना ई पैरेलल, किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, DE साइन फाई का, हाँ या ना, DE साइन फाई का। कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, DE की वैल्यू क्या है आपकी, के लैम्डा अपॉन डी साइन फाई इंटू में क्या आएगा, डी फाई। कहाँ से कहाँ तक बेटा, -θ2 से प्लस के θ1 तक। वही केस सेम टू सेम, के लैम्डा अपॉन डी साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस फाई, कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। अब अपन इसको क्या करेंगे, के लैम्डा, माइनस को बाहर ले लेते हैं बेटा, अपॉन में डी, ऊपर वाली लिमिट कोस θ1 माइनस कोस θ2। इसको अगर -θ2 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस में माइनस क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या लिख देंगे, -के लैम्डा अपॉन डी कोस θ1 माइनस कोस θ2। अगर ये आपका
माइनस अंदर जाएगा तो क्या रिलेशन देगा, के लेमडा अपॉन डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आ गया बेटा, पैरेलल कंपोनेंट। तो हमने इसको दो पार्ट में डिसोल्व कर लिया, एक पैरेलल में और एक कौन से में, परपेंडिकुलर में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्लियर है। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी आपको दिख रहा होगा बेटा पूरा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा था इसलिए इसने पूरा बोर्ड कवर कर लिया, ठीक है। तो समरूप आवेशित तार के कारण जब अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं तो अपन ने कल एक कंपोनेंट के बारे में जाना था, उस कंपोनेंट के बारे में अपन ने पूरी स्टडी करी। पर कल जो आपका तार था वो आपने कैसे रख रखा था, क्षैतिज रख रखा था। आज आपने उसी तार को कैसे रख दिया बेटा, ऊर्ध्वाधर रख दिया। तो और ऊर्ध्वाधर रखने के साथ साथ हमने एक और चीज भी कर ली कि हमने वो बिंदु P था वो सममित रूप से नहीं लिया। अगर बिंदु P आप सममित रूप से ले लेते हो तो आपका जो साइन थीटा वाला है वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, साइन फाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओनली एंड ओनली आपका किसका कंपोनेंट बचेगा, कोस फाई का। किसका कंपोनेंट बचेगा, कोस फाई का। देखो यहाँ पे अगर इसको आप जस्ट बीच में लेते तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाते, इक्वल, और थीटा 2 और थीटा 1 जैसे इक्वल रखते तो ये आपका क्या आ जाता, जीरो आ जाता। क्या आ जाता, जीरो आ जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। तो हमने दो कंपोनेंट इसके अंदर निकाले, एक परपेंडिकुलर का और एक पैरेलल का। ओके, डी डिस्टेंस पे आपने निकाल दिए। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास दो कंपोनेंट आए, एक ई परपेंडिकुलर आया के लेमडा अपॉन डी, उसके अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक हमारा जो कंपोनेंट आया पैरेलल का, ई पैरेलल के लेमडा अपॉन डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब इसी के ऊपर कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे घुमाता है उसके ऊपर अपन अगर बात करेंगे तो ध्यान से सुनना जरा। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन घूमेगा तो वो कैसे घूमेगा, इस टाइप से देखते हैं अपन। अभी तो उसने कहा आपको लंबाई दे दी, आपको कितनी, L, ठीक है। कभी कभी आपको वो लंबाई नहीं देता, क्या नहीं देता, लंबाई नहीं, आपको बोलेगा अनंत लंबाई के, तो आपका केस फर्स्ट दिख रहा होगा, कैमरे में आ रहा होगा ये पूरा। केस फर्स्ट, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या देखेंगे, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के तार के कारण अगर अपन को विद्युत क्षेत्र देखना है तो अपन तार को क्या बनाएंगे,
अनंत लंबाई का बनाएंगे। इस तार पे आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे आपका पॉइंट P है, आपने यहाँ स्ट्रिप ली, इसको मिलाया, फिर आप ऊपर स्ट्रिप लोगे, उसको भी मिलाओगे, ऐसे स्ट्रिप लेते जाओगे तो आपकी जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या होती जा रही है, वाई एक्सिस के पास में आती जा रही है। इसका मतलब जब ये अनंत तक जाके मिलेगी तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो आपका θ1 भी कितना आएगा, 90 डिग्री, और θ2 भी कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो θ1 अगर आपका 90 डिग्री है तो E परपेंडिकुलर में रखेंगे के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे क्या आएगा साइन 90, और यहाँ भी क्या आएगा साइन 90, साइन 90 और साइन 90, 2 साइन 90, और तो 2 के लैम्डा अपॉन डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, अनंत लंबाई के तार के कारण। अगर हमें पैरेलल कंपोनेंट निकालना होगा तो पैरेलल तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका केस फर्स्ट, जब हमें अनंत लंबाई के तार के कारण पूछेगा तो 2 के लैम्डा अपॉन डी, अगर दूरी r लेते तो 2 के लैम्डा अपॉन r। ओके बेटा। अब कभी कभी हमें, ये तो अनंत लंबाई का तार हो गया, कभी कभी हमें अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण भी पूछ लेता है। किसके कारण पूछ लेता है, अर्ध। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ में। अब हमें अगर केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड पे अगर अपन चलेंगे तो हमें कभी कभी किसके बारे में भी पूछ लेता है बेटा, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण। किसके कारण, अर्ध अनंत लंबाई के अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण अगर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, ठीक है, इस टाइप से मान लो आप, ये दूरी आपकी कितनी है d। ओके बेटा, ये इस पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव। अब देखो इस ऊपर वाले बिंदु को, इस पॉइंट P को अगर ऊपर वाले एंड से मिलाओगे तो वो तो कहाँ है, अनंत पे। तो θ1 तो कितना हो गया आपका 90 डिग्री, और θ2 कितना हो गया, नीचे वाले एंड को अगर इससे मिलाओगे तो इस बार तो एंगल बन ही नहीं रहा, नीचे बनता है एंगल, तो ये तो बिल्कुल सीध में है। तो θ2 कितना हो गया आपका 0 डिग्री। फॉर्मूले में लिखेंगे E परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये कितना हो गया, E परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, के लैम्डा अपॉन डी। ओके, अगर हमें E पैरेलल निकालना होगा तो क्या करेंगे, के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे क्या आएगा कोस θ2, तो कोस θ2 0, कोस θ1 90, कोस 90 0, तो E पैरेलल भी कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन डी। और इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकाल दोगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, क्या है, E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो सो सिंपल। तो अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछे तो आपको एंगल निकालने में दिक्कत आएगी। तो एंगल क्या करना है, उस पॉइंट P को इसके दोनों ओर के छोरों से मिला दो। तो इधर मिलाओगे तब तो आपका एंगल क्या होगा, इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और नीचे तो बिल्कुल सीध में ही है। अगर ये बिंदु P यहाँ होता ये एंड तो कुछ ना कुछ एंगल बनता, यहाँ होता तो भी एंगल बनता, यहाँ कहीं भी होता तो एंगल बनता, पर बिल्कुल कहाँ है, सामने। तो आपका एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण अगर आपसे पूछेगा तो आपको इस टाइप से फॉर्मूले का यूज करना है। पता चला ये कैसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस टाइप से इनको सोल्व करना है। ओके बेटा, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है,
तो ये हमने एक अनंत लंबाई के तार की बात कर ली। किसकी बात कर ली? एक अनंत लंबाई के तार की बात अपन ने करी, जो किस टाइप से रखा हुआ है? ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, जिसके अपन कैलकुलेशन परफॉर्म अपन ने की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा। अगर कोई दिक्कत भी रहती है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ ये चीज़, ठीक है? अब जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है वो है समरूप आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। कहाँ पे? ये वाला जो आपका पॉइंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इसके ऊपर आपका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो समरूप आवेशित वलय के कारण आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है? यह आपकी कोई भी एक समरूप आवेशित वलय है जिसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक समरूप आवेशित वलय आपको दिख रही होगी, इस पे आपका कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके बेटा, अब इसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे जरा अब इसको। इसके सामने एक बिंदु P है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है? और ये जो बिंदु P है ये कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है। इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। और इस वलय पे जो आपका आवेश है वो अपन ने मान लिया Q है। कितना है? Q। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, वलय पे आवेश Q पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, केंद्र से x दूरी पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, अपने को बहुत अच्छे से पता चल गया। इन सारी बातों को पता चलने के बावजूद भी हमें एक दिक्कत आएगी। क्या? क्योंकि ये वलय पे समान रूप से आवेश वितरित है और समान रूप से आवेश वितरण के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही पढ़ा है। तो हमारे लिए तो ये दिक्कत की बात हो गई। फिर से इसको क्या लेना पड़ेगा? अल्पांश लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो अपन क्या लेते हैं? एक अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अल्पांश लेते हैं। अब यहाँ पे अपन ने अल्पांश ले लिया इसका, ठीक है? इस अल्पांश में आपने dq आवेश लिया। इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आएगा ऐसे दूर की ओर आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, 100% सहमत है सर हम। ठीक है बेटा, ये एंगल मान लो आप कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा। इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये आया आपका DE। कितना आया? DE। कितना आया बेटा? DE। आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आएगा? थीटा आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। अब इस d के दो कंपोनेंट आएंगे हमारे पास। कितने कंपोनेंट आएंगे? दो कंपोनेंट आएंगे। किसके? d के। हमारे पास d के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे टोटल? दो कंपोनेंट। पर बात तो वही है, दो कंपोनेंट आएंगे तो एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, कौन सा? डी ई कोस थीटा, और एक इसका ये कंपोनेंट आएगा, कौन सा? डी ई साइन थीटा। ओके बेटा। अगर अब ये पूरी जो रिंग है वो क्या है? सिमेट्रिकल है, तो हमने एक इधर भी क्या ले लिया? एक अल्पांश लेके देखते हैं जिसपे भी कितना आवेश है? डी क्यू आवेश है। ये आर दूरी पे है तो ये भी कितनी दूरी पे रहेगा? आर दूरी पे ही तो रहेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है बिल्कुल। और अगर ये आर दूरी पे है तो ये एंगल कितना? थीटा। तो ये एंगल भी कितना? थीटा। तो ये भी कितना? डी ई। तो ऊपर कितना? डी ई साइन थीटा। तो इधर कितना? डी ई कोस थीटा। यस या नो? सिमेट्री का यूज किया। अब देखो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा परिमाण में क्या है? बराबर है। दिशा में क्या है? विपरीत है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे सर। तो केवल और केवल आपका क्या बच गया? डी ई कोस थीटा। अगर आपको डी ई कोस थीटा हो, ये टोटल कितना हो गया? 2d कोस थीटा। तो अगर आपको ई नेट निकालना हो तो अपन किसका इंटीग्रेशन कर देंगे? 2d ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें अब डी क्यू की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? डी का मान आएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसके अंदर अगर अपन वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 2k डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये सारे एंगल आपके क्या है? सिमेट्रिकल है। तो आपका 2 क्या है? कांस्टेंट है। k भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आर स्क्वेयर भी क्या हो जाए? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। थीटा भी कांस्टेंट। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2k कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ठीक है। अब डी क्यू की लिमिट क्या रखेंगे? वही बात, जब ये आधा अल्पांश यहां से लेके यहां जाएगा तो ये वाला अल्पांश यहां से यहां तक आ जाएगा। तो लिमिट आपको क्या रखनी है? 0 से q/2 तक रखनी है, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन को क्या कर रखा है? डबल कर रखा है। क्योंकि आधे पे जब आप सममिति रूप से अल्पांश लेते हो तो एक अल्पांश जब आधा घूमता है तो दूसरा भी कहाँ घूम जाता है? आधा। तो ये जो dq 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 जोड़ेगा यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक ये भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसने कितना कवर करा? q/2। तो 0 से q/2। ठीक है। तो यहाँ से अपन ई नेट की बात करेंगे तो 2k कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर इंटू q/2। q से कैंसिल, तो आपका ई नेट कितना आ गया? k q कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, क्या? कोस थीटा आया बेटा। अब कोस थीटा को देखते हैं कैसे हटाएंगे। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये x है, गिवन होगी, ये r है, ये हमने r मानी है, तो इसको अपन हटा सकते हैं। r किसके बराबर आएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये कर्ण है और हमें r को हटाना है। और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लंब बटे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है?
एक्स और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसके अंदर अब हम आर की जगह पहले क्या पुट करेंगे ई नेट के क्यू। आर की जगह जैसे ये पुट किया तो स्क्वेयर हो गया तो क्या बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और कोस थीटा का मान अपन ने रखेंगे तो ये क्या होगा एक्स अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 1/2, तो टोटल कितनी हो गई नीचे 3/2। तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी हो गई आपकी 3/2। कितनी हो गई बेटा 3/2। तो ये आपका एक फॉर्मूला जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी समरूप आवेशित वलय के अक्ष पे x दूरी पे कितना आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये हमने एक और अच्छा सा डेरिवेशन परफॉर्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ी कोई बात नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ों का अपन ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सारी चीज़ों को अपन ने बहुत ही केयरफुली सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। किया क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन ने कोई भी एक रिंग ली तो रिंग क्या है आपकी यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो कोशिश करेंगे उसकी सिमेट्री का यूज करने का। सिमेट्री का यूज जब भी करते हैं तो लिमिट आपकी क्या हो जाती है आधी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, हमने इसको ऊपर एक डी क्यू लिया, नीचे भी डी क्यू लिया, ऊपर की दूरी भी आर, नीचे की दूरी भी आर। ठीक है, इसके कारण इधर डी आया, इसके कारण इधर डी जाएगा। दोनों को जो आपका ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया आपका ऐड हो गया। अब हमें ई नेट निकालना है तो 2d कोस थीटा का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब किसके लिए कोस थीटा सब कांस्टेंट है, क्या बचेगा डी क्यू की वैल्यू अपन को क्या करनी है लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट मैंने आपको क्या कहा था जब आप सिमेट्री का यूज करते हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है डबल हो जाता है, तो लिमिट क्या हो जाती है आधी। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई 0 से q/2 तक 2k कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू q/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका लिमिट पुट कर दिया आपने के क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू आपने रख दी, आर स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी और जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। किसी भी वर्ताकार वलय के केंद्र पे जब हमारा विद्युत क्षेत्र की बात केंद्र से x दूरी पे विद्युत क्षेत्र की बात आएगी तो ये वाला अपन फॉर्मूला लगा देंगे। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया तो ये तो कर लोगे आप, ले लो फटाफट। कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताया करो आप कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको बार बार कहता हूँ ताकि हमें क्या होता रहे, इससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चे को पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। और अगर समझ आता है और आप बताते हो तो उससे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है कि जो अपन पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट अपन बच्चों तक पहुँचा रहे हैं वो बिल्कुल उन तक पहुँच रहा है, वो समझ पा रहे हैं हर बात को। ठीक है, अब हमें बात करनी है इसके आगे, देखते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया E इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। दिशा कहाँ होगी आपसे, इसकी दिशा होगी केंद्र से दूर की ओर, दिख रहा है आपको ये। और अगर ऋणात्मक आवेश होता तो कहाँ होती पास की ओर। आओ ओके बेटा, आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास केस बनते हैं कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताओ। तो अपन ने कल भी देखा था कि किसी भी वर्ताकार वलय के
केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो कल अपन ने देखा था 0 होता है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में अगर आप देखोगे तो वर्ता समरूप आवेशित वर्ताकार वलय के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र आपने कितना देखा था? 0 देखा था। यहाँ देखते हैं, बात करते हैं। केंद्र पे जब आप पहुंचेगा, ये बिंदु P केंद्र पे जाएगा। कहाँ जाएगा? केंद्र पे। तो यहाँ से उठाओ और उसे केंद्र पे रख दो। तो जैसे ही आप केंद्र पे पहुंचोगे, केंद्र पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपका x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर x 0 रखेंगे तो आपका E जो नेट आ रहा था पहले, वो कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है, हर जगह ये अपने आप को सिद्ध कर देती है कि वो जो अपन काम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है। केंद्र पे अपन ने कल भी विद्युत क्षेत्र देखा था, कितना आया था? 0। आज अपन फिर देख रहे हैं। तो x को केंद्र पे पहुंचाना है बिंदु P को, तो बिंदु P को उठाओ यहाँ से और केंद्र पे ले जाके रख दो। तो जैसे ये बिंदु P यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 0। और अगर x 0 हो गया तो आपका विद्युत क्षेत्र भी क्या हो गया? 0। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। केस सेकंड, अपन बात करते हैं अनंत पर। ध्यान से देखना आप, अनंत की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अनंत की बात चल रही है। ठीक है, अनंत की बात चल रही है तो अपन ध्यान से देखेंगे। क्या अनंत पे अगर आपका बिंदु P पहुंच गया, किस पे पहुंच गया? अनंत पे पहुंच गया, तो ये x तो बहुत 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 बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर x बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, किससे? r से। x बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई r से। सही बात है कि नहीं है? हो जाएगी सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और अगर आपको इसको अनंत से इस वलय को देख रहे हो तो ये कैसी दिखेगी? बिंदु दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अरे बिंदु दिखेगी रहा है, दिखेगी ना बिंदु? अगर ये बिंदु दिखेगी तो ये बिंदु जैसा व्यवहार भी करनी चाहिए। अब देखते हैं अपन करती है कि नहीं करती। ठीक है, अनंत जैसे आप किसी भी चीज को पास से देखते हो तो बड़ी दिख रही है, अब आप उससे दूर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, उसका आकार क्या होता जाता है? आपकी आंखों के लिए छोटा होता जाता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उससे अनंत दूरी पे चले गए तो आपको कैसी दिखेगी? बिंदु दिखेगी ना। तो जब आप इस वलय को अनंत से देखोगे तो ये आपको कैसी दिख रही है? बिंदु दिख रही है। अगर ये बिंदु दिख रही है तो इसका व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? बिंदु जैसा होना चाहिए सर। तो अनंत पर अपन निकाल रहे हैं, अगर अनंत पे निकाल रहे हैं तो अपन इसके अंदर रखेंगे फॉर्मूले में। अगर अपन अनंत की बात कर रहे हैं तो k q x। ठीक है, अगर x बहुत बड़ा है तो r को नगण्य मान सकते हो x की तुलना में। तो x की स्क्वायर की पावर कितनी बढ़ जाएगी? 3/2। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो e k q x अपॉन में x की पावर 3, 1x कैंसिल, तो आपका जो e नेट है वो कितना आ जाएगा? k q अपॉन एक्स स्क्वायर। बात बताओ सही है क्या? ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? बिंदु आवेश के लिए तो होता है k q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला कितनी दूरी है? x, तो यहाँ पे क्या आ गया? k q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या ये आपको बिंदु दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर। और क्या ये व्यवहार भी कर रही है? यस सर। कैसे? k q अपॉन एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? बिंदु आवेश का होता है सर। ठीक है, तो k q अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। अगर अपन एबीसी में x की जगह अनंत रख देंगे, क्या रख देंगे? इनफाइनाइट अनंत रख देंगे, तो आपका e कितना आ जाएगा? नेट क्या आ जाएगा? 0। तो अपन ने दो चीजें यहाँ से देखी कि केंद्र पे भी आपका विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। और अनंत पे भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं अधिकतम रहा होगा। यस या नो? रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने दो बातें करी कि अगर जब इसको आप अनंत से देखते हो तो ये किसकी तरह दिखती है? बिंदु की तरह। और अगर बिंदु की तरह दिखती है तो बिंदु की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। और अगर बिंदु की तरह व्यवहार करेगी तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और अगर उसी एक्स की जगह आप अनंत रखते हो तो आपका क्या आ रहा है? ई नेट क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब केंद्र पे भी 0 है और अनंत पे भी 0 है। यस या नो? यस या नो है सर। तो हमें अब देखना है कि अधिकतम कहाँ होगा।
इस विद्युत क्षेत्र की अपन अधिकतम और न्यूनतम होने की बात करते हैं। ठीक है, अब अधिकतम देखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा रे? अवकलन करना पड़ेगा सर। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? जिसके सापेक्ष आप देखना चाहते हो। किसके सापेक्ष देखना चाहते हो? ई को अपन देखना चाहते हैं सर एक्स के सापेक्ष, तो ई का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स के सापेक्ष कर देंगे सर। किसके सापेक्ष कर देंगे सर? एक्स के सापेक्ष कर देंगे सर। तो जो हमें ई दिख रहा है उसका किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स के सापेक्ष। तो अपन क्या देखेंगे? हेडिंग डालेंगे अधिकतम व न्यूनतम की गणना। ओके बेटा, हाँ। अब आपका फॉर्मूला क्या आया था? ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। और उसको किसके बराबर पुट कर देंगे? 0 के रिस्पेक्ट में। तो यू अपॉन वी, ये क्या हो गया? u अपॉन वी मान ले, तो नीचे वाले का क्या करेंगे? स्क्वेयर करेंगे। तो ये तो क्या बन गया? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर वाले का अवकलन, नीचे वाले को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। माइनस ऊपर वाला क्या है? कांस्टेंट। नीचे वाले का अवकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? x की पावर n का अवकलन क्या होता है? x की पावर n का अवकलन nx n माइनस 1, तो 3/2 की पावर -1। ये तो किसका हो गया? इसका। अब इस अंदर वाले का भी करना है, तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा आपका? 2x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको किसके बराबर कर देंगे अपन? 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि आपको अधिकतम और न्यूनतम की गणना करनी है। अभी ये क्या हो जाएगा? सोल्व करेंगे इसको। के क्यू तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। यहाँ पे आपका क्या बचेगा? -2x स्क्वेयर इंटू 3/2, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2। और नीचे आपका क्या था? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3। ये किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। इसको के क्यू को 0 में भेज दिया, इसको भी 0 में भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3x स्क्वेयर। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2, ये भी किस में चली गई? 0 में। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या बचा? 3x स्क्वेयर किसके बराबर कर दिया? 0 में। ये भी कहाँ चला जाएगा? 0 में। तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब ये कहाँ अधिकतम होगा? प्लस माइनस r/√2 दूरी पे अधिकतम और न्यूनतम होगा। अगर अपन इसकी बात करेंगे, अब ध्यान से आएगी, सेम ही आएगी वैल्यू, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर अपन वैल्यू की अब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, किसकी परफॉर्म करेंगे? इसकी अगर अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आपका ये इंटीग्रेशन तो आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है।
u अपॉन वी मेथड से मैंने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है। अगर किसी को इंटीग्रेशन में ज़्यादा दिक्कत है तो ये ध्यान रखो कि ये कहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम होता है, x/√2 दूरी पे। ठीक है, अब इसकी हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, वैल्यू कितनी आएगी, x का मान इसमें रख देंगे, कितना वैल्यू आएगी इसकी ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर इसकी अगर वैल्यू रखेंगे तो आपका जो ई नेट है, मान लो आपने x = +r/√2 पे अपन देख रहे हैं, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे k q r/√2 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा r/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा r²/2 प्लस में r² की पावर 3/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं k q r/√2 अपॉन में ये कितना हो गया 3r² की पावर 3/2। ओके बेटा, की पावर 3/2। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। क्या लिख देंगे, k q r/√2, नीचे वाले को अगर पहले 1/2 पावर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका ये √3/√2 इंटू में r की पावर 3। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा k q r/√2। ठीक है, तो इसको कितनी बार लिख देंगे अपन, 3 बार लिख देंगे, √3/2r √3/2 इंटू r, और यहाँ पे भी √3/2 इंटू r, तो √3 इंटू √3 3, k q r/√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3√3r³ अपॉन में 2√2, √2 से √2 कैंसिल, हाँ या ना, एक r से एक r कैंसिल, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ये किसकी वैल्यू चल रही है, ई नेट की। तो यहाँ से ई नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये ऊपर चला जाएगा तो 2k q अपॉन 3√3r²। ये जो इसकी अधिकतम मान है ये कहाँ पे आएगी, x/√2 डिस्टेंस पे। कहाँ पे आएगी, r/√2 डिस्टेंस पे। ओके बेटा, तो ये आपका अधिकतम मान होगा। ठीक है, अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। साथ साथ में उतार लिया होगा आपने, अभी तो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। ठीक है, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ये वही आपकी वैल्यू, ठीक है बेटा, ये वही आपकी दूरी x इधर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E और x के बीच में अपन ने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, x जब E धनात्मक होता है, अब आपने क्या देखा कि वलय के सेंटर पे विद्युत क्षेत्र क्या था 0, और अनंत पे भी क्या था 0, और यहाँ पे कहीं भी आपकी x = r/√2 डिस्टेंस रही होगी, वहाँ पे आपका क्या है अधिकतम। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके जस्ट नीचे बना लेते हैं। ये कहाँ वाली दूरी है, x = +r/√2। इसी प्रकार से जब इस वाले क्वाड्रेंट में बनाएंगे, अगर इधर विद्युत क्षेत्र आपका क्या है धनात्मक, तो इधर कैसा आएगा ऋणात्मक, तो यहाँ भी कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ही आएगा बिल्कुल, पर बनेगा कैसे, ऐसे। और ये जो दूरी आपकी होगी ये क्या होगी, x = -r/√2। ठीक है, तो यह आपका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। किसके लिए, समरूप आवेशित वर्ताकार वलय के लिए। ये किसका ग्राफ है, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है बेटा,
तो अपन ने आज बहुत सारी बातें करी, सारी एप्लीकेशन थी, जिस टाइप से आपके आईआईटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अपन ने सबके बारे में बहुत ही डेप्थ में गणना करी, सब कुछ जाना, कहाँ अधिकतम कहाँ न्यूनतम, कैसा ग्राफ क्यों आएगा, कहाँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये अपन ने विद्युत क्षेत्र की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन करी है कि इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, तो आप इनके ऊपर खूब प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, यह आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।